दोस्तों नमस्कार। आजकल बैंकों द्वारा नए नए प्रोसीजर अडॉप्ट किए जा रहे हैं जिससे कि कस्टमर्स के डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर काफ़ी सुविधाएं मिलें। नए नए स्टेप्स लिए जा रहे हैं जैसे कि पॉजिटिव पे सिस्टम और सेम डे चेक क्लियरेंस। और एक और नया कंसेप्ट है आइदर और सर्वाइवर के अंदर। कई बार बैंक जो एक सर्वाइवर है उसको उसके बैंक क्रेडिट्स देने से मना कर देते हैं। इसके लिए कुछ आरबीआई ने गाइडेंस निकाली हैं। इन सभी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं रविंद्रनाथ वत्स जी, जो कि रिटायर्ड जनरल मैनेजर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। वत्स जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये नई टर्मिनोलॉजी पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है। जैसे आपने कहा पॉजिटिव पे सिस्टम, एक्चुअली पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिवली, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम सारे लोग जो हैं हमेशा चेक्स इशू करते रहते हैं ताकि दूसरे आदमी को पेमेंट हो जाए, चाहे हमने गुड्स लिए हैं या किसी और चीज़ के बेसिस के ऊपर हम चेक दे रहे हैं। तो यानी कि पर्पसली वो पेमेंट हो जाए। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके सिग्नेचर्स बहुत पुराने हो जाते हैं, कई बार 90% मिलते हैं, कई बार 95% मिलते हैं। अब किसी भी सूरत के अंदर बैंक रिजेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए, और दूसरा उसके अलावा ये था कि कोई भी दूसरा आदमी लगभग सिग्नेचर्स को मैच करके और जो है एक नया चेक के ऊपर साइन करके वो भी सबमिट कर सकता है। तो इसलिए एक पॉजिटिव पे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो पॉजिटिव पे मीन्स कि भाई आपकी पेमेंट ज़रूर हो। तो उसके अंदर ये है कि आप बैंक को सूचित कर दें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करें चाहे फिजिकली करें, कि मैंने ये फलाना चेक इशू किया है और इसको आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है। इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू जाइए या आई मोबाइल बैंकिंग जो होता है उसके अंदर आप उसको चेक नंबर डाल दीजिए और बता दीजिए कि भाई आई इशूड सो एंड सो चेक टू सो एंड सो पर्सन फॉर पेमेंट एंड द बैंक विल क्लियर दैट चेक। क्यों? बिकॉज द कंफर्मेशन हैज़ कम फ्रॉम दैट। इससे पहले क्या होता था कि 50,000 से ऊपर वाले चेकों के बारे में आपने देखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्शंस आई थी कि दूसरे बैंक फ़ोन करके पूछें उनसे कि भाई ये चेक आपका है कि नहीं है। तो उस चीज़ को अब अलग कर दिया है कि अब पॉजिटिव पे सिस्टम है कि यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक। अगर चेक की चेक का अमाउंट अगर 5 लाख से ज़्यादा है या 5 लाख है, तो आपको नेसेसरीली दिस इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक, अदरवाइज वो क्लियर नहीं होगा। दिस इज़ टू स्टॉप द फ्रॉड्स, दिस इज़ टू स्टॉप द पर्सन्स हु मे बी मेकिंग फोर्स सिग्नेचर्स, मतलब जस्ट मिलते जुलते करके ये करना चाहें। तो कोशिश लेकिन आप ये करें, आप 5 लाख की लिमिट को मत देखिए। जब भी 1 लाख हो, 2 लाख भी हो, 50,000 भी हो, यू ट्राई टू इन्फॉर्म। क्योंकि नेट बैंकिंग अपने पास रखिए, मोबाइल के ऊपर रखिए या आप अपने लैपटॉप के ऊपर रखिए और इन्फॉर्म कर दीजिए बैंक को। सो यू विल बी सेफ, मतलब कि आपको जो है ये रहेगा कि हाँ भाई जो मैंने पेमेंट के लिए चेक दिया है वो क्लियर होगा ही होगा। दोस्तों, हमने देखा कि जब हम कोई चेक इशू करते हैं तो डिजिटल ट्रांजैक्शन तो सेम टाइम सेम डे बल्कि 1 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाता है पेई के अकाउंट के अंदर। मगर हम फिजिकल अगर चेक प्रेजेंट करते थे तो तीसरे दिन जाके बेनिफिशियरी के अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर होते थे। अब आरबीआई द्वारा नई गाइडलाइंस निकली हैं जिसके अंदर से सेम डे चेक क्लियरेंस, मतलब सेम डे बेनिफिशियरी के अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफर हो सकते हैं। इसके बारे में वश जी जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ सुधीर जी, ये सही है कि पहले 3 दिन लगते थे चेक को क्लियरेंस होने के अंदर, क्योंकि क्या ना चेक का सिस्टम ही हमारा था, तब चेक फिजिकली ट्रेवल किया करते थे। उसके अंदर क्या ना, पहले आप ब्रांच में डिपॉजिट कराते थे चेक, ब्रांच से वो सर्विस ब्रांच के ऊपर जाता था, सर्विस ब्रांच वाले उसको कोडिंग करते थे। उस सर्विस ब्रांच वाले जो है जितने भी ब्रांचेस से चेक आते थे वो कंसोलिडेट करके क्लियरिंग हाउस के अंदर भेजते थे, और क्लियरिंग हाउस के अंदर फिर वो सारा सॉर्ट आउट हुआ एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो जो है सारे बैंक्स के पास चेक्स वापस आते थे, पहले सर्विस ब्रांच में, फिर उसके बाद वो दे यूज टू गो टू दी डिफरेंट ब्रांचेस। तो इट यूज टू टेक टाइम। लेकिन पिछले 10 सालों से जो है हम लोगों ने अब चेक की ट्रैवलिंग बंद कर दी है।
मतलब चेक जो है ब्रांच से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ सबको स्कैनर्स दिए हुए हैं, एक स्कैन डिवाइसेस वगैरह हैं जिसके अंदर की वो स्कैन करते हैं और स्कैन्ड इमेज ओनली दैट ट्रेवल्स। अभी जो आज अभी इंस्ट्रक्शंस जो इशू की गई हैं कि भाई सेम डे क्लियरेंस का है, सेम डे क्लियरेंस के अंदर ये है कि भाई अगर आज आप चेक देंगे, अगर आज आप चेक देते हैं तो उसके अंदर दे विल बी ट्राइंग टू सेंड इट टू द क्लियरिंग हाउस इमीडिएटली, जिस तरह से कि एनईएफटी वगैरह होती है उस तरह के कंडीशंस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसमें ये मतलब मत मान के चलिए कि जैसे कि भाई आपने बैंक बंद हो रहा है तो उस वक्त ये चेक दे दिया एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मेरा तो ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। नो, देखो देयर आर कट ऑफ टाइमिंग्स। जैसे मतलब ये हुआ कि जैसे 11 बजे तक के लिए एक कट ऑफ हो गया, जितने भी हमारे चेक्स आए 11 बजे के वो हम 12 बजे उसको स्कैन करके भेज देंगे, बिकॉज द बैंकर्स नीड सम टाइम। स्कैन करने से बल्कि वो जो है उसके अंदर वो अमाउंट को जो है मैग्नेटिक इंक से भरा जाता है ताकि जो है इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये सारी प्रोसेस चलती है। तो एक कट ऑफ टाइम है, 11 बजे का हो गया, 1 बजे का हो गया, 2:30 बजे का हो गया, तो तब आप उसमें दीजिए। 11 बजे तक अगर दे देंगे तो हो सकता है वो अगले 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद 2 बजे तक देंगे, वो भी 1 या 1.5 घंटे के अंदर ये क्लियर हो जाए। तो दिस इज़ अ गुड फैसिलिटी और ये मेरे ख्याल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि एनईएफटी तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन देर आर सर्टेन पोजिशंस वेयर द पीपल डू नॉट यूज द एनईएफटी एंड द नेटवर्क इश्यूज में बी देयर, बट एनीवे दिस इज़ अ गुड फैसिलिटी। दर्शकों, सेम डे चेक क्लियरेंस कितना अच्छा लग रहा है, मगर आपको सेम डे चेक क्लियरेंस बेनिफिशियरी के अकाउंट में अगर फंड्स ट्रांसफर करने हैं तो डोंट फॉरगेट टू मेक एंट्री इन योर पॉजिटिव पे सिस्टम। एक और समस्या हमारे सामने देखने में आई है कि जब हम इधर और सर्वाइवर के मोड के अंदर हम बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, एक बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो बैंक दिक्कतें कर रहे थे जो सर्वाइवर के अकाउंट के अंदर फंड्स ट्रांसफर करने में, उसको ऑपरेट करने ही नहीं देते हैं। तो उसके लिए वत्स जी हमें बताएं। सुधीर जी, जैसा कि आपने बताया कि जबकि अकाउंट व्हेन द अकाउंट इज ओपन ऑन दी इधर सर्वाइवर बेसिस, तो उसका मतलब यही होता है कि कोई भी दोनों के अंदर से ऑपरेट कर सकता है। और सर्वाइवर जब आ गया शब्द तो उसके अंदर ये है कि इवन इफ द डेथ ऑफ समवन हैपन्स the other person should be able to operate that, but still there were some issues, the banks they were sometimes the banks were refusing also, क्योंकि क्या होता है ना, जॉइंट अकाउंट्स के अंदर जो है नॉमिनीज डिफरेंट होते हैं। एक आदमी किसी को नॉमिनी करता है, दूसरा आदमी दूसरे को नॉमिनी करता है। तो जब दो हो गए तो नेचुरली ये है कि वो अगर कोई आदमी जो बचा हुआ है, जो सर्वाइवर है, अगर वो सारे पैसे निकाल लेता है, इट मीन्स ही इज टेकिंग अवे दी rights of the nominee of the other person. Probably that may be the reason that some banks they might be stopping them. But anyway, now the Reserve Bank of India has made it very clear, the circulars have been issued कि अगर either survivor basis पे है तो there should not be any issue in operation of the account. वो सर्वाइवर जो है जिस भी तरह से उस अकाउंट को ऑपरेट करना चाहता है वो करे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और किसी भी बैंक को उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर वो चाहे ऑपरेट करके सारा ही पैसा निकाल ले, बट ही डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ दैट, ही इज द कस्टोडियन ऑफ दैट फंड। जो दूसरी पार्टी है, यानी अगर मान लिया स्पाउस है या जो जिसके साथ भी जॉइंट अकाउंट था, उसके जो नॉमिनी हैं दे कैन क्लेम मनी। अगर उसके नॉमिनी चाहें तो वो उससे जो है मनी को क्लेम कर सकते हैं, बट दे विल हैव टू टेक इट फ्रॉम दी सर्वाइवर। बट दी इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर कि सर्वाइवर और इधर सर्वाइवर बेसिस के ऊपर जो भी अकाउंट है उसके अंदर सर्वाइवर कैन ऑपरेट द अकाउंट एंड कैन गो अप टू एनी एक्सटेंट। वत्स जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए, आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस जानकारी का आपको लाभ मिलेगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगले सत्र में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।